जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमें बॉडी मिली है, शरीर मिला है, भगवान की देन है और इसका सबसे जो ज़रूरी पार्ट है हमारा चेहरा है। और उस चेहरे की कीमत तब पड़ती है जब चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल हमारे रहती है। देखने वाले को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम स्माइल लेके किसी के सामने जाते हैं तो वो भी आगे से एक मुस्कुराहट के साथ हमें मिलता है। और ये स्माइल तब कायम रहती है जब हमारे जो स्माइल के पीछे छुपे हुए दांत होते हैं ये ठीक हों। और अगर दांत में दर्द हो तो वो फिर स्माइल लाने की कोशिश भी करें, स्माइल चेहरे पे आती नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ऐसी ही एक वो देन दे रहे हैं कि जो स्माइल है लोगों की वो कायम रहे। और वो डेंटल डॉक्टर डेंटल सर्जरी के माहर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं। आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं जी। और इनका नाम है डॉक्टर फाइक खान अफरीदी जी। जी डॉक्टर अफरीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। जैसे मैंने कहा डॉक्टर साहब, एक स्माइल के पीछे दांत होते हैं और दांतों को ठीक रखने का काम आप करते हैं। बिल्कुल जी। और उस तरफ जाने से पहले मैं कुछ आपकी बेसिक, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस तरफ थोड़ा हम जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक चाहते होते हैं कि जो गेस्ट हमारे बीच में हैं इनका हम तारुफ उनसे करवा दें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका बचपन कहाँ में बीता? विक्रम भाई, बेसिकली मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, कराची में। जी। और 15 साल की उम्र में यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आने के बाद फिर आपको पता है, जब पाकिस्तान से मैट्रिक करके आते हैं, वहाँ पे मैट्रिक का सिस्टम है या ब्रिटिश सिस्टम है जो भी है जी। उसके बाद मैं आया तो हाई स्कूल मैंने यहीं से किया अपना। और हाई स्कूल के बाद लॉन्ग आइलैंड में जो स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हासिल की, बैचलर्स। और उसके बाद मुझे जो थी वो NYU कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि मैनहट्टन में है, वहाँ पे दाखिला मिल गया। और वहाँ से मैंने अपनी 4 साल की एजुकेशन पूरी की, जिसके बाद मुझे डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की टाइटल मिला जी। और उसके बाद मैंने 1 साल की रेजिडेंसी की जो कि रिक्वायर्ड थी न्यूयॉर्क में जी। और वो मैंने स्टैटन आइलैंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर की जी। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया, कुछ डेंटिस्ट के लिए काम किया। उसके बाद जब मैंने काम दूसरे डेंटिस्ट के लिए करता रहा, फिर मुझे लगा कि मुझे अपना जो है वो ऑफिस खोल लेना चाहिए, खुद का ऑफिस खोलना चाहिए। जी। तो मैंने कहा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे और अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो उसके बाद मुझे NYU में वापस जाना पड़ा और मैंने इम्प्लांटोलॉजी में सर्जिकल प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट्स, उसके अंदर मैंने कोर्स किया 2 साल का। तो वो काम भी मैं करता था और वो हफ्ते में 2 दिन वो कोर्स होता था, तो वो भी अटेंड करता था। एंड देन नाउ आई एम अ फुल फ्लैश डेंटिस्ट और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस जो है वो फ्लोरल पार्क में है, एवरलास्टिंग स्माइल्स के नाम से। और तकरीबन वो 8 साल से खुली हुई है, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। और डॉक्टर साहब, क्या फैमिली में कोई ऐसी बैकग्राउंड, कोई डॉक्टर और भी थे जैसे आपका ये ध्यान बना कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊं? जी, मेरे फैमिली में डॉक्टर थे। मेरे कज़न हैं मिशिगन में हैं, तो वो पहले 30 साल के, ही इज़ बिन अ डेंटिस्ट फॉर 30 ईयर्स। लेकिन उनसे मेरा इतना, यानी कि वो दूर हैं, तो वी सी हिम मे बी वंस एवरी 2 ईयर्स। लेकिन मुझे शुरू से ही जो था वो या तो मेडिकल डॉक्टर की तरफ मेरा रुझान था और या फिर डेंटिस्ट्री की तरफ। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे कज़न जो हैं ओल्डर, उनकी वजह से मैं डेंटिस्ट्री में ज़्यादा अपने आप को मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैं ज़्यादा बेहतर अपने आप को वो कर सकता हूँ, सेटिस्फाई। जी 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 जी। और आप अमेरिका कब आए? तो अमेरिका मैं तकरीबन, पहले से आते थे, आपको पता है ग्रीन कार्ड का जो भी चक्कर होता है, लेकिन हम लोग परमानेंटली यहाँ पे जब शिफ्ट हुए हैं तो वो मेरे ख्याल में 1998 था। जी जी जी। काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी साल आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करते भी हो गया। जी हाँ। और काफ़ी टाइम आपका स्टडी में भी निकला। हाँ जी, स्टडी में तो बहुत टाइम निकला है जी।
क्योंकि डॉक्टर के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है और बहुत लंबी पढ़ाई है ये। बहुत लंबी पढ़ाई है, और जब आप इस काम में लगते हैं फिर आप और कोई काम कर नहीं सकते। जी। तो यू नो थैंक गॉड अब मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं। जी। तो अब प्रैक्टिस को भी मैनेज करते हैं, अपनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन को भी मैनेज करते हैं, जी। और फैमिली को भी मैनेज करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और डॉक्टर साहब अभी आपके वो पेशे की तरफ आते हैं जी। बहुत से सवाल होते हैं दांतों के दर्द को लेके, काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक हिसाब किताब है। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि दांतों में जो दर्द होता है ये किस कारण से होता है? तो ये सारे पेशेंट का पहला सवाल यही होता है कि जी ये मुझे क्यों हुआ, या इतनी पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दांतों का जो दर्द होता है वो बड़ा एक हाई लेवल पे होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि लेडीज़ की प्रेगनेंसी होती है तो जब वो डिलीवरी के वक्त जो उनको पेन्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा होते हैं, हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते। वैसे ही जब किसी को किडनी स्टोन होता है उसका पेन बड़ा ख़तरनाक होता है कि लोग वो हो जाते हैं बिल्कुल उससे। इसी तरीके से जो दांतों का दर्द होता है तो आप उसमें देखेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, और मैंने बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी ट्रीट किया है और सब कुछ, तो वो रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं और उनकी चीखें निकल जाती हैं। तो वो फिर पेशेंट यही सवाल करता है कि जी इतना पेन हुआ है, मैं 6 दिन से नहीं सोया, ये काम पे नहीं जा रहा, तो ये क्यों हुआ और मैं फ्यूचर में इसको कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो मैं पेशेंट से यही कहता हूँ कि देखिए आपकी जो डाइट है और आपकी जो हैबिट्स हैं, मेन चीज़ वही है। हर चीज़ की मेरे ख्याल में बीमारी की जो है वो ज़्यादातर आपकी डाइट पे आप क्या खा रहे हैं, कितनी दफ़ा खा रहे हैं, क्या आप पानी पीते हैं उसके बाद, या पानी से मुंह में कुल्ली करते हैं आप, क्या आप सोने से पहले ब्रशिंग करते हैं या नहीं करते। फ्लॉसिंग, मैं कहूँगा कि फ्लॉसिंग, मुझे दांत के अंदर फ्लॉस आप करते हैं, क्या वो आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मेन चीज़ ये है जो मुझे समझ आई है ओवर दिस पीरियड ऑफ 10 years कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जिनको ये इशू हो रहा है उनका जो ब्रशिंग का हैबिट है वो सही नहीं है। वो कहते हैं जी हम ब्रश 5-5 मिनट करते हैं डॉक्टर साहब, हम शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश ही करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निक है ब्रशिंग की, बेसिकली दैट्स द इशू। जब वो ब्रश करते हैं तो दांतों पे जो भी आपका गर्द और गंद और खाना चिपका होता है वो इट डजंट कम ऑफ, एंड दे थिंक के उन्होंने दांत साफ कर लिए हैं, बट इट डजंट हैपन दैट। वो खाना वहीं पे लगा रहता है। मेरे पास कई पेशेंट आएंगे और ट्रीटमेंट के लिए आएंगे और कहेंगे जी हम ब्रश कर कर आए हैं। मैं कहता हूँ जी आपने ब्रश किस तरीके से किया है, मुझे तो सारा कुछ वहीं पे नज़र आ रहा है। तो दैट्स द इशू हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया पाकिस्तान में जो है ना डाइट, मुझे जो लगता है वो ये है कि वहाँ पे डाइट थोड़ी नेचुरल है ना, जो हम लोग खाते हैं तो वो नेचुरल है। जब हम यहाँ पे यूएस में आते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन एक ऑब्वियसली कल्चर शॉक होता है। उसके अलावा जो है एक बात और होती है, वो ये है कि जो खाना है यहाँ का उसमें बड़े केमिकल्स हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन एक मैं आपको मिसाल दूंगा, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। अब हमारे ऑडियंस, आपके ऑडियंस में जो जितने लोग हैं वो जानते नहीं होंगे कि जी फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एक शुगर की बड़ी ही लो क्वालिटी वो है, और वो दांतों को बहुत बुरे तरीके से गलाती है। उसके अलावा ओबेसिटी भी वो कॉज करती है। तो अब आप देखें कि शुगर को रिप्लेस करके उन्होंने ये सस्ता प्रोडक्ट हर चीज़ में डाला हुआ है। आप कोका कोला उठा के देख लें, खैर मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड पे बात नहीं करना चाहता, कोई सी भी आप ड्रिंक देख लें जो ये चीप ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल, और फिर पेरेंट्स लेबल नहीं पढ़ते बच्चों को देने से पहले, है ना। ये चीज़ मैं देखता हूँ, इस वजह से दांत लोगों के गलते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है, मैं आपको अब अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ कि लोगों को स्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं। अब आई डोंट नो इफ़ इट इज़ इसलिए होती है क्योंकि वो ब्रश नहीं कर रहे स्ट्रेस में, या ज़्यादा अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे दांतों की तरफ, या उसका कुछ और वो है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर दांतों के अंदर जो है वो बीमारी फैलती है। जी। और डॉक्टर साहब बिल्कुल जैसे आप कह रहे थे कि ये एक ऐसा दर्द होता है जी कि एक सहन करना मुश्किल हो जाता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं सुनता था लोगों के दांतों में दर्द है, तो इतना मैं कभी सीरियस लिया नहीं, पता नहीं कितना होता होगा। लेकिन जिस दिन मेरे दांत में दर्द हुआ उस दिन मुझे पता चला कि ये दांतों का दर्द क्या होता है, और वाकई सोना मुश्किल हो गया उस समय। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि जी आप जो है ना जो भी कर रहे हैं
बस अभी मेरा दांत निकाल दें, यानी कि वो इतने सहन नहीं होती, दर्द इतनी होती जी हेल्पलेस हो जाते हैं जी कि वो कहते हैं कि जी जो कुछ आपने करना है, जितना कुछ आपने चार्ज करना है, जो मेरी इंश्योरेंस से करना है, आप बस किसी तरीके से मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दे दो। जी तो ख़ास तौर से पेंडेमिक के दौरान तो ये ऐसा हो गया था कि बिल्कुल आपको, मुझे रात रात को कॉलें आ रही थी, और ये क्योंकि मैं ऑन कॉल भी होता हूँ, कोई इमरजेंसी आ जाए तो मेरा क्लिनिक साथ ही है, घर के साथ ही है, यानी कि 5 मिनट की ड्राइव है, जी तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन ये दर्द ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सामने वो एक ये जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं बॉडी बिल्डर टाइप के, वो मुझसे भी 4 फीट लंबा बंदा जो है वो जी। रो रहा था, और मैंने उसको बड़ा काम डाउन किया। ये एक एक्सपीरियंस हुआ था। जी और फिर उसका हमने दांत निकाला, तो उसने जो उसके जब उसको सुन किया तो उसके बाद ही उसकी शक्ल चेंज हो गई और वो हंसने लगा। जी तो ये बड़ा पेनफुल हो सकता है। और फिर हम देशियों में जो है ना ये हम एंड तक वेट करते हैं, जब तक वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता, और जैसे मैंने कहा बिल्कुल बेबस हो गए, पहले हम घर पे कुछ ना कुछ वो अपने देसी ट्रीटमेंट नुस्खे इलाज भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जी 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 हाँ, जी जो ऑल्सो दे आर गुड, जी दे आर ऑल्सो वेरी गुड। जी। और जैसे कि आपने कहा कि जो हमारी खुराक है, हमारा खाना पीना, हमारे कल्चर का कुछ ऐसा है, बिल्कुल वो भी यहाँ शायद- का, जी इधर का। और जैसे आपने खाने पीने की बात की, उसमें जैसे डबल रोटी आ गई है ना, ब्रेड या चिप्स आ गए, या उस टाइप के फूड्स जो कि आपके दांतों पे स्टिक कर जाते हैं। अब देखिए ना, पुराने ज़माने की हमारे जो बड़े थे, उनकी डाइट ऐसी थी कि बड़ी खालिश डाइट थी, और उसमें कम मिलावट थी, हर चीज़ जिसे कहते हैं आप होल फ्रूट या होल फूड्स कह लें, वो उस किस्म की डाइट थी, वो दांतों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती थी। लेकिन आजकल जो ये मॉडर्न फूड आ गए हैं, हर चीज़ में केमिकल डला हुआ है, वो ज़्यादा आसानी से जब आप उसको चबाते हैं बड़ा आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और वो इतनी कैविटीज़ आती हैं, इतनी कैविटीज़ आती हैं, और दांतों के इतने मसले हैं कि हल नहीं होते बिल्कुल लोगों सही के। बात जी है। जी। और खासकर बच्चों में, जैसे डॉक्टर साहब देखा है कि कई बार बच्चे चॉकलेट बहुत लाइक करते हैं, और बच्चों उनके में, बच्चों के देखा दांत पूरे खराब हुए होते हैं। जी हाँ, तो बच्चे बेसिकली दे टेक शॉर्टकट्स, है ना। जी अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ जी कि मेरा बेटा है मूसा, जी और मूसा के जो है वो कैविटीज़ हो गई। अब मैं डेंटिस्ट हूँ, और मूसा के कैसे कैविटीज़ हो गई, जी तो और फिर दूसरी बात ये, उसको सुन करके इंजेक्शन दे के, वो 6 साल का बच्चा है, उसको इंजेक्शन दे के मैं कैसे उसकी कैविटी फिल करूँ। जी तो एनीवेज, तो ये बड़ा एक हमारे वहाँ पे वो हुआ, और मैंने फिर फाइनली उसकी कैविटी फिल कर दी। जी लेकिन उसके बाद से मैंने उसके दांत खुद साफ़ करने शुरू किए, और अब जो है वो आधे दांत अपने साफ़ करता है 1 मिनट तक, अगले मिनट तक मैं उसके दांत साफ़ करता हूँ, और फिर जहाँ पे कैविटीज़ हुई है उनमें मैं फ्लॉस भी करता हूँ। तो बच्चों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, जी और बच्चों का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है डेंटिस्ट के साथ, जी वो अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आपने बांध दिया, उसके अंदर पपूस कहलाता है, बच्चा रो रहा है, चीखें मार रहा है, और ज़बरदस्ती बाप ने भी पकड़ा हुआ है, माँ ने भी पकड़ा हुआ है, और मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जी के पास जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, कोई भी बात आप कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अफरीदी जी, जो कि एक दांतों के बड़े माहिर डॉक्टर हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, कई बार क्लीनिंग की मैं बात करूंगा, टीथ क्लीनिंग की, लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि पहले हमारे दांत बड़े मजबूत थे, जी हाँ, और जब से हमने वो एक क्लीनिंग करवाई डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर ने पता नहीं इतना उसको रगड़ रगड़ के क्लीनिंग कर दी कि उसके बाद से हमें वो दांत जो हमारे कमज़ोर पड़ गए, दांतों का दर्द और बढ़ गया। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि इस सिलसिले में क्लीनिंग कराने के पीछे क्या मंतव्य है, और कितनी ज़रूरी है ये क्लीनिंग करवानी, आपका क्या कहना है? बेसिकली देखें, मेरा ये मानना है कि सफाई अगर ना हो जी तो बीमारी उभरती है। अगर आप सफाई रखेंगे किसी चीज़ की भी, तो उसमें बीमारी कम उभरेगी। जी तो डेंटल क्लीनिंग जो है
वो ऐसी है जैसे अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन उसको रेकमेंड करती है हर 6 महीने में, और मैं भी अपने पेशेंट को हर 6 महीने बाद डेंटल क्लीनिंग रेकमेंड करता हूँ। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी सूरत हाल इतनी बुरी होती है कि मुझे उनको हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद देखना पड़ता है। तो डेंटल क्लीनिंग बेसिकली एक वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके आगे नोक होती है, उसको हम कैविट्रॉन कहते हैं। तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के लिए, और वो वाइब्रेट करके जो है जितना भी दांतों पे कैलकुलस या प्लैक जमा होता है उसको वो साफ़ कर देता है। तो बेसिकली जहाँ पे आपका दांत आपके मसूड़े से या गम से मिलता है ना, वो एरिया में यूजुअली खाना या कैलकुलस या प्लैक जमता है। तो उसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपके मुंह में, मेरे मुंह में, सबके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, है ना, गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो यूजुअली हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बीमारी में क्या होता है कि बैड बैक्टीरिया जो हैं, जरासीम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उस वक्त बीमारी शुरू होती है। तो अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली क्लीन करते रहेंगे, और क्लीनिंग में सिर्फ वो प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं आ गई जो हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें अगर आप सॉल्ट वाटर रिंस कर रहे हैं या माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्लॉसिंग करना, क्लीनिंग करना ज़रूरी है यहाँ पे, और दांत उससे कमज़ोर नहीं हो सकते, उससे मसूड़े और दांत दोनों स्ट्रांग होंगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट मेरे पास भी बहुत हैं, और एक गलत फहमी है, वो एक गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि जनरली ये जो लोग सवाल करते हैं ये मिडिल एज्ड लोग होते हैं, जो होते हैं 40-50 के दरमियान या 60 के दरमियान, और उसमें क्या होता है कि उनके दांत इतने ख़राब होते हैं और इतने गंदे होते हैं कि जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनकी क्लीनिंग करते हैं तो उनको लगता है कि वो वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो दांतों को ख़राब कर रहा है, लेकिन वो दांतों को नहीं ख़राब करता, वो सिर्फ कैलकुलस को तोड़ता है। कैलकुलस को तोड़ के और फिर वो हम सक्शन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से दांत हिलते नहीं है। ये लोग वो होते हैं जिनका प्रॉब्लम आने वाला होता है, तो वो गम से ब्लीडिंग हो रही है या हैलिटोसिस जिसे बैड ब्रेथ कहते हैं वो आ रही है, स्मेल आ रही है मुंह से, तो वो हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं दांतों के अंदर इतना सारा कुछ जमा हुआ है। जब हम उसको साफ़ करेंगे तो उसमें बोन लॉस होता है उनको, आप समझ रहे हैं, इस एज ग्रुप में बोन लॉस होता है। ख़ास तौर से अगर उनको डायबिटीज़ है या वो स्मोक करते हैं या और कोई उनको वो है, तो उसमें बोन लॉस की जगह वो खाना जमने लगता है। जहाँ पे बोन होती थी अब वहाँ पे खाना जम रहा है। तो जब हम उसको साफ़ करते हैं तो उनके दांतों के दरमियान स्पेसेस खुल जाती हैं, तो वो उसको फील करते हैं अपनी टंग से, ज़बान से, और फिर कहते हैं कि जी डॉक्टर ने हमारे दांत का हिस्सा ही मिसिंग है। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो जो हिस्सा था वो कैलकुलस था, वो जरासीम थे। अब जरासीम कैलकुलस जो है ऊपर वाले ने हमारे दांत स्मूथ बनाए हैं। आप देखें ना, आप शीशे के सामने खड़े हो, दांत कितना स्मूथ होता है, उसमें से चीज़ें फिसल जाती हैं। खाना जो है वो फिसल जाना चाहिए, लेकिन जब आपके कैलकुलस जम गया दांतों के अंदर, तो वो कैलकुलस पे बैक्टीरिया फिसलेगा नहीं, वो उसमें रहेगा, उसके लिए वो एक घर बन जाता है। अब वो 6 महीने उसमें रह रहा है, 1 साल रह रहा है, तो बैक्टीरिया जो हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तेज़ाब प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक आपके दांतों में वो जमा हुआ है और वो बैक्टीरिया उसमें रह रहा है, और वो तेज़ाबियत आहिस्ता 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 आपकी बोन के अंदर जा रही है, दांतों के अंदर जा रही है, तो दांतों को गलाएगी। दूसरी चीज़, वो बोन को भी गला देगी और कम कर देगी। तो वहाँ पे हमारा ये दांतों की बोन की डिजीज़ आ जाती है, गम डिजीज़, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस जो गम डिजीज़ है, बिल्कुल गम डिजीज़ है। उससे पहली स्टेज होती है जिंजिवाइटिस, जिसमें आपके मसूड़े लाल हो जाते हैं और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जिंजिवाइटिस रिवर्सिबल है, उसको हम ट्रीट करके वापस कर सकते हैं। जब पेरियोडोंटाइटिस तक बात पहुंच जाए तो उसमें बेसिकली जिंजिवाइटिस होता है, लेकिन उसमें बोन लॉस भी आ जाता है, तो वो इरिवर्सिबल है। उसमें अब हम उसके सिम्टम्स को और उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बोन वापस वैसे नहीं ला सकते। अब हमें बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे या कुछ और किस्म के प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, और फिर आपको पता है इंश्योरेंस इन चीज़ों में जो है वो हार्ड टाइम देती है, ख़ास तौर से डेंटल के उसमें। और जैसे आप डॉक्टर साहब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो हमारे पास इंश्योरेंस है या मेडिकेट है वो सारा कुछ कवर करता है, लेकिन जब हम डेंटल डीडीएस के पास जाते हैं, जी हाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं आपकी इंश्योरेंस हम कवर नहीं करते। अगर ऐसे पेशेंट हो तो आप फिर कैसे उनको वो सारा कुछ देते हैं सहूलत? देखिए, हम ऑब्वियसली एज अ डेंटिस्ट मेरी तो ख्वाहिश ये है कि लोगों को, सबको
एक्सेस हो, जैसे मेडिकल का एक्सेस है, हम भी चाहते हैं कि डेंटल का भी गवर्नमेंट या स्टेट इसी तरीके से कवरेज करे। जी लेकिन गवर्नमेंट और स्टेट जो है वो उसको एज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं ट्रीट करते, जी जैसे वो मेडिकल को ट्रीट करते हैं। और जिसमें आप देखें कि मेडिकल का वो कहते हैं कि सब कुछ कवर्ड है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल का बिल उठा के देखें या इवन अगर आप और चीज़ों का देखें तो उसमें उन्होंने 20,000 30,000 एक सर्जरी के दिए हुए होते हैं, जी लेकिन वो कवर्ड होता है। अब डेंटल का इस तरीके का नहीं है, और ख़ास तौर से हमारी जो पॉपुलेशन है इंडियन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, जी तो ये लोग जो हैं हम लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और हम मेडिकेड पर ही होते हैं। अब मेडिकेड में आप अगर कॉल करेंगे तो कहेंगे जी एवरीथिंग इज़ 100% कवर्ड, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि मेडिकेड को अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट इंश्योरेंस या कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ, जिनमें एटना, सिग्ना, डेल्टा टाइप की इंश्योरेंसेस आ जाती हैं, तो उनमें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ सर। जी अगर वो किसी चीज़ के $1,000 दे रहे हैं डॉक्टर को, जी तो मेडिकेड उसी चीज़ के $300 देगा, है ना। जी तो अब डेंटिस्ट जो अच्छा डेंटिस्ट है, जो एक एथिकल डेंटिस्ट है, उसका इशू है कि यार मैंने डेंटिस्ट्री वही करनी है जिसमें पेशेंट खुश हो, क्योंकि हमारा भी एक ब्रांड है, हमें वो काम करना है जिसमें पेशेंट का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो गया, जी और फिर अगर अगले दांत में उनकी कोई प्रॉब्लम आती है, उनके फैमिली मेम्बर की कोई प्रॉब्लम आती है, तो कहेंगे इस डेंटिस्ट के पास जाओ, उसने सही बिल्कुल। किया था, जी प्राइसेस भी इसकी फेयर थी। तो उसमें हमारा ये आ जाता है कि हम मेडिकेड को ट्रीट करें कमर्शियल इंश्योरेंस की तरह, लेकिन जी। हमें रीइंबर्समेंट उतनी नहीं मिल रही। जी। तो इट्स ट्रिकी टेरिटोरी, जी। लेकिन उसको हम मैनेज करते हैं। हम उनका या तो केयर क्रेडिट एक चीज़ है जिसमें हम उनको लोन दिलवा देते हैं और जी। उनको बता देते हैं कि भाई अगर आपने लोन पे नहीं किया 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर, तो आप पे बड़ा एक सूद का वो 18% इंटरेस्ट रेट लगा देंगे। जी दूसरी चीज़ ऑब्वियसली हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, जी। और या फिर हम उनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बना देते हैं कि जी आप इस महीने इस दांत को फिक्स कर लें, जी अगले हफ्ते आप इस दांत को फिक्स कर लें। तो वी ट्राई टू वर्क विद द जी। पेशेंट। और बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि अगर इंश्योरेंस नहीं भी है किसी पेशेंट के पास, तो उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से पे कर दे। अगर नहीं भी पैसे तो आप लोन का भी उसके लिए अरेंज कर बिल्कुल देते हम हैं। अरेंज कर सकते हैं। और जो हमारे ट्रस्ट वर्दी पेशेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई पेशेंट काम करा के जाते हैं, फिर वो वापस, क्योंकि उनका 500 का बिल होगा या $1,000 का बिल होगा, वो नहीं आएंगे। जी। तो वी एज अ डेंटिस्ट मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जी। जिस पेशेंट से अगर मैंने चार्ज नहीं किया एट द टाइम ऑफ सर्विस, फिर वो अगली दफ़ा किसी और डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे भी आएंगे तो उनको वो देना पड़ेगा जो उन्होंने सर्विसेज कराई थी। जी तो उसमें जो है हम जैसे मैंने कहा केयर क्रेडिट कर देते हैं या कोई और चीज़ कर देते हैं, लेकिन पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है कि जी मेडिकेड इज़ नॉट द सेम एज कमर्शियल इंश्योरेंस, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। जी। व्हाट द इंश्योरेंस एजेंट्स आर सेइंग कि जी एवरीथिंग 100% कवर्ड, बिल्कुल। इट डजंट वर्क, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब कई बार तो ऐसा भी देखा कि लोगों का ऐसा एक नज़रिया रहता है कि यहाँ पे अगर हम वो सारा दांतों का काम करवाएंगे, नए दांत लगाएं, तो बड़ा एक्सपेंसिव है, क्यों ना हम एक इंडिया की टिकट लेके वहां से वो करवा के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं जी हम वेकेशन भी करेंगे जी और हम इंडिया भी चले जाएंगे, फैमिली से भी मिलेंगे। जी। लेकिन देखें, इंडिया पाकिस्तान में अगर गलतियां लोग कर देते हैं, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जी आपकी आंखें हैं आपकी, जी। अगर आपको आंखों में लेंस की सर्जरी करानी है या लेसेक करानी है, तो जनरली आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जी अमेरिका है, यूएस है, यहाँ पे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन जी। टेक्नोलॉजी है। जी तो लोग अपने दांत के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि कई लोग इंडिया पाकिस्तान से फुल माउथ रिहैबिलिटेशन या फुल माउथ का काम करा कर आ जाते हैं। जी मेरे पास ऐसी लेडीज़ आई हैं जिनके हस्बैंड ने उनका काम करा दिया वहाँ पे, और अब यहाँ पे आके मुझे उनके सारे दांत निकालने पड़े और नए दांत लगाने पड़े। तो जहाँ पे वो $1,000-2,000 बचाना चाह रहे थे, वहाँ पे उन्हें फिर से दसियों वो हज़ार की जी। वो पड़ गई। तो अगर और जो आप परेशानी हुई वो अलग, जो एक बार फिर से परेशानी हुई दोबारा। वो अलग, और दांत लूज हो गया। आप जी। समझ रहे हैं, दांत तो चला गया। अब इंडिया पाकिस्तान में जनरली, मैं आई एम नॉट नॉकिंग देम, जी। वहाँ पे भी बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, बल्कि मेरे पास तो किताबें इंडिया की किताबें मैं लाया हूँ, है ना। जी तो मैं पाकिस्तान गया था अभी, मैं वहाँ से डेंटल सर्जरी पे किताबें लाया हूँ, इंडिया की, इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई है। तो मैं उनको नॉक नहीं कर रहा, लेकिन अमूमन वो बेचारे फंस जाते हैं। किसी गांव में चले जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे गांव में डेंटिस्ट आया हुआ था। एक पर्सनल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल तो नहीं, पेशेंट ने मुझे बताई जी। कि उनके गांव में डेंटिस्ट आ गया
और वो डेंटिस्ट हर गांव में 2-2 3-3 महीने ठहरता था और फिर वो दूसरे गांव में जाके अपना जो डेंटल काम था वो करते थे। ठीक है। और उन्होंने कहा जब हम उनके वेटिंग एरिया में गए तो वहाँ पे 10-20 लोग तो ऐसे उनकी बैठे हुए तारीफ़ कर रहे थे कि यार ऐसा डेंटिस्ट है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग एक्सरे लेते हैं काम करने से पहले, रेडियोग्राफ लेते हैं, तो उसमें मैंने जब काम देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अनाड़ी किस्म का काम है। इन्होंने तो, ये लेडी हैं 45 ईयर्स की, और इनका पूरा मुंह उन्होंने बिगाड़ दिया। अब मैं उनको बैठ के किस मुंह से बताऊं कि जी आई एम सॉरी लेकिन ये आपके तकरीबन 10-15 दांत निकलेंगे, 10-12 दांत इसमें निकलेंगे। तो वो मेरे सामने लेडी रोना शुरू हो गई। अब मैं मेरे लिए भी एक सिचुएशन हो जाती है कि दांत इंसान के ऐसे, ख़ास तौर से दोनों के, मर्दों के और औरतों के, औरतें इस मामले में बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि उनके सामने के दांत अगर निकालने पड़ रहे हैं तो अब हम किस तरीके से निकालें। कई दफ़ा पेशेंट आएंगे मेरे पास, जी बच्चा है, बच्चे का ट्रीटमेंट हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, 15 साल का बच्चा है, आप दांत निकाल लो जी, तो अब मैं उस सिचुएशन में क्या करूं। तो हमारे लिए एक एथिकल क्वेश्चन आ जाता है जी। तो समटाइम्स सिचुएशंस आर टफ। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इन सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन समय फिर हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा कर रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, और जानकारी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं DDS डॉक्टर अफरीदी जी, जो कि बहुत अच्छी जानकारी हमें दांतों के बारे में दे रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू सो मच। और ब्रेक पे जाने से पहले आप वो एक स्टोरी बता रहे थे, एक डेंटल वाली जी। तो ये लेडी जो मेरे पास आई 45 ईयर्स की होंगी, एंड उनके साथ अब ऑब्वियसली आपका पर्सनल कनेक्शन हो जाता है, हर पेशेंट के साथ होता है। और तो वो अब आंसुओं से रो रही हैं जब मैंने उनको ये न्यूज़ दी है कि जी आपके 10-12 दांत जो हैं वो निकलेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमारे गांव में डेंटिस्ट आ गया था और वो बड़े, उनके वेटिंग रूम में जो थे वो लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं। और तो मैंने उनसे काम करा लिया, लेकिन वो हर जगह 3-4 महीने ठहरते थे और वो फिर दूसरे गाँव जाके अपना वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा देखिए मैं आपके ये 4-5 एक्सरे लेकर ही आपको बता सकता हूँ कि ये आदमी को कुछ नहीं आता। जो इसने रूट कनाल किया है या रूट कनाल करने की कोशिश की है, इसको नहीं पता है क्या कर रहा है। उसके ऊपर जो इसने क्राउन्स लगाए हैं उनमें हर जगह खाना फंस रहा है। तो अब आप इसको क्लीन ही नहीं रख सकती, उसने क्लीनिंग ही आपकी इतनी डिफ़िकल्ट कर दी है। तो फिर मैंने उनको ये भी बात जो मुझे समझ आई, उस डेंटिस्ट का भेद जो था वो 4-5 महीने बाद खुलता था, उस वक्त तक वो दूसरे गाँव जा चुका होता था। शहर बदल देता था। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी चलता है दुनिया में। ऐसा भी चलता है दुनिया में। जी। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो एक टूथ इम्प्लांट का काफ़ी मसला होता है। जी हाँ। टूथ इम्प्लांट को कैसे आप ये तरजीह देते हैं? तो बेसिकली मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि टूथ इम्प्लांट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। आजकल डेंटिस्ट्री में और हर फील्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, बेस्ट चीज़ ये है जी। तो जब आप एक दांत निकालते हैं, जिसको आप कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन, अगर दांत ऐसा हो गया कि होपलेस प्रोग्नोसिस है कि अब हम उसको नहीं बचा सकते जी, तो हम उसको निकालेंगे, उसके अंदर हम बोन ग्राफ्ट करेंगे जी। एक ग्राफ्ट लगाएंगे ह्यूमन बोन का, जो कि यहाँ पे हमारे पास टेक्सास से आती है जी। और उसके बाद हम उसके अंदर एक स्क्रू कस देंगे। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जी। जब आप घर जाएंगे तो आप आइबुप्रोफेन या मोट्रिन पे घर जाएंगे तो आपको उसके बाद भी तकलीफ नहीं होगी। तो उससे क्या होता है कि हमने दांत निकाला और उसी वक्त हमने एक दांत लगा दिया जी। तो उसमें ना आपको बोन लॉस होगा क्योंकि बोन भी हमने लगा दी, ना आपके चीक्स जो हैं वो सिंक इन करेंगे, क्योंकि चीक्स अगर सिंक इन कर जाएं तो इंसान के अंदर ओल्डर अपीयरेंस आता है। और ये परमानेंट दांत होगा, ये परमानेंट दांत होगा और वो बोन के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि उसमें मसले नहीं आएंगे, लेकिन उसमें कम मसले आएंगे कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। उसमें कैविटी भी नहीं लगेगी, 95% ऑफ द टाइम उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन आपको उसको जाहिर सी बात है साफ रखना पड़ेगा जी। और ये काफ़ी, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल है ये जो सारा। जी हाँ, ये बहुत सक्सेसफुल है। और जैसे इसमें आधा घंटा 45 मिनट्स मैं पेशेंट को बुक करता हूँ 1 घंटे के लिए, लेकिन उनका 45 मिनट तक काम हो जाता है जी। और बेस्ट चीज़ उसमें ये है कि इसकी बजाय कि हम उसमें दांत को निकाल के डेंचर लगाएं, जो कि रिमूवेबल होता है, जिसे हम उर्दू में हिंदी में बतीसी कहते हैं, फिर आप रात को उसको उसमें डाल दें एक जार में जी, है ना। उसमें पेशेंट की सेल्फ स्टीम, ख़ास तौर से लेडीज़ की, इवन मैन की, कम होती है क्योंकि वो पार्टी में होंगे। अगर दांत
वो बोल रहे हैं या खा रहे हैं गिर भी बेचारे, सकते हैं वो। गिर भी सकते जी। हैं, लूज हो सकते हैं, और पेशेंट को पता नहीं चलता लेकिन साइकोलॉजिकली उनको एक इफेक्ट उसका होता है। तो अगर उसकी बजाय हम इम्प्लांट लगा दें, एक दांत निकाला, एक दांत हमने लगा दिया, तो उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, एंड नोबडी नोज कि आपके इम्प्लांट लगा हुआ है, इट लुक्स लाइक अ नेचुरल टूथ कम्प्लीटली। तो और डॉक्टर साहब, एक जैसे हम ये बात करते हैं दांतों की, जब आती है विजडम टूथ की बात आती है, जी हाँ, जिसको अकल की दाढ़, अकल की दाढ़ कह देते हैं, और काफी लोग तो कहते हैं अगर वो दाढ़ निकाल दी तो अकल चली गई आदमी जी की। हाँ, जी हाँ, जी, ऐसा भी एक वो चुटकुले बने हुए हैं। बिल्कुल। जी, तो विजडम जो टूथ होता है, इसको निकालना जरूरी होता है या क्या कहना आपका इस बारे में? देखिए, अब मैं मेजॉरिटी से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस बात में। जी। अगर आप को यहाँ पे ऐसा सेंस होगा कि अगर अकल की दाढ़ है तो उसको निकालना है 100%, जी। मैं ये वो नहीं रखता ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर अकल की दाढ़ आपके जो उसके आगे वाला दांत है उसको डैमेज कर रही है, या उसमें बार बार खाना फंस रहा है, या उसमें आपको पेन हो रही है, तो इन 3 सूरत हाल में आपको उसको निकाल देना बेहतर है, इससे पहले कि वो सामने वाले दांत को डैमेज कर दे। लेकिन वो स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जिनको हम एक्सरे लेकर चेक करते हैं कि वो डैमेज करेंगी या नहीं। कई लोगों की जिनकी अकल की दाढ़ें डैमेज नहीं कर रही होती, उसको भी निकाल दिया जाता है। तो आई एम अगेंस्ट दैट। जी। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो जो दाढ़ है, अकल की दाढ़ है, जी हाँ, विजडम टूथ है, वो जरूरी नहीं कि वो आपको तकलीफ दे या कुछ ऐसा करे। जी हाँ, ये सामने वाले दांत को वो गलाए। जी। लेकिन अगर वो हल्की सी भी एंगल पे होती है दाढ़ इस तरीके से, जी। तो वो कहते हैं जी उसको निकाल दें। लेकिन मेरे पास आते हैं 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 70, जिनकी वो दाढ़ें वहीं पर हैं, ना सामने वाले दांत को कोई डैमेज हुआ है। लेकिन अगर आप एक जनरल ओपिनियन लेंगे तो कहेंगे जी उसको निकाल दें। जी। तो आई डोंट एग्री विद दैट। जी। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। और एक कैविटी का अक्सर ये सुना जाता है कि दांतों में कैविटी लग गई, जी हाँ, तो कैविटी को कैसे ठीक करते हैं और इसका कारण क्या रहता है? तो बेसिकली कैविटी जो होती है, दांत गल जाता है, बैक्टीरिया उसको खाने लगता है अंदर से। जैसे मैं पेशेंट को मिसाल देता हूँ, जैसे दीमक है ना। अब दीमक अगर आपके वुड में लग गई, फाउंडेशन में लग गई, तो वो उसको आज गलाए या 1 साल या 10 साल बाद गलाए, यू हैव टू ट्रीट इट, आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। तो दांत में अगर कीड़ा एक दफ़ा लग गया है जी। तो अब वो सिर्फ फैलेगा ही। हाँ, आप कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा सफाई करें तो वो कम फैलेगा, लेकिन जब वो चीज़ आ गई तो अब उसको हमें निकालना है और उसको रिप्लेस करना है टूथ स्ट्रक्चर को एक फिलिंग से। फिलिंग की कई किस्में हैं। एक जो हमारे बड़ों के ज़माने में जो होती थी वो थी सिल्वर फिलिंग, जिसे हम चांदी की फिलिंग कहते हैं। उन फिलिंग्स में मर्क्यूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि जी हमें मर्क्यूरी की फिलिंग नहीं करानी, क्योंकि यूरोप में जो है ये चीज़ बड़ी नॉलेज में है लोगों की कि मर्क्यूरी से हमें दूर रहना है, ख़ास तौर से दांतों में हमें नहीं लगानी। लेकिन अब आप देख लें, मेडिकेड पे हम फिर से आ गए, मेडिकेड वही कवर करता है। जी। जो प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं वो कॉस्मेटिक फिलिंग या वाइट फिलिंग या रेसिन फिलिंग जिसे हम कहते हैं वो भी कवर करते हैं। तो वाइट फिलिंग्स आर इक्वली गुड, लेकिन वाइट फिलिंग का फ़ायदा ये है कि आपको जब आप स्माइल करेंगे, बात करेंगे, तो मुंह में आपको काली फिलिंग नज़र नहीं आएगी, चांदी की फिलिंग जो कि ओवर टाइम काली हो जाती है। तो उसको वाइट फिलिंग्स ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मैंने अपने बेटे की भी वाइट फिलिंग्स की हैं, मेरे भी फिलिंग्स हुई हुई हैं, वो सारी वाइट हैं। तो उसमें आदमी का कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है और आपकी कैविटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। जी। जी। और डॉक्टर साहब, और जैसे आपने कहा, जो आपने पहले टूथ इम्प्लांट की बात करी थी, मैं फिर उस मसले पे आता हूँ। इंश्योरेंस क्या ये सारी चीज़ कवर करती है या कैसे होता है? तो इम्प्लांट्स अब काफ़ी हो गए हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। इम्प्लांट गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन कमर्शियल इंश्योरेंस इसको 80% पे कवर करेगी जी। या 50% पे कवर करेगी। तो फ़र्ज़ करें अगर टूथ इम्प्लांट के जो भी वो कॉस्ट है, तो 50% अमूमन पेशेंट को देनी पड़ती है, 50% इंश्योरेंस कवर कर लेती है। मेडिकेड इसमें कोई कवरेज देता नहीं है, मेडिकेड ने इसमें कभी कवरेज की भी नहीं है। तो बेसिकली टूथ इम्प्लांट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको, तो उससे आपके फ्यूचर के मसले ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक दांत निकालते हैं और आप उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, तो दूसरे दांत जो हैं उस जगह में आ जाते हैं, तो आपके दांतों के दरमियान स्पेसेस खुल जाती हैं। उसकी वजह से खाना और ज़्यादा फंसता है, तो उससे फिर और कैविटीज़ होती हैं। अगर आपने एक दांत निकाला और आपने एक दांत उसी वक्त लगा दिया, तो वो स्पेस जो है वो बरकरार रहेगी और दांत एक दूसरे से देखिए, हमारी ज़बान जो है ना, इट इज़
ए मसल, तो वो दांतों को पुश करती है। हमारे चीक्स जो हैं इनमें भी मसल हैं, वो भी दांतों को पुश कर रहे हैं। तो अगर दांत एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो मूव कर जाते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो जब मैंने दांत निकाला तो वहाँ पे और दांत उधर आ जाएंगे और वो स्पेसेस खुल जाएंगे। जी। और डॉक्टर साहब, टूथ एक्सट्रैक्शन ये भी एक बहुत ये बात है, और कैसे आप ये सारा इस चीज़ों को अंजाम देते हैं? तो टूथ एक्सट्रैक्शन बेसिकली जब हम दांत को निकाल रहे हैं, अब उसका जैसे मैंने कहा कि पहली हमारी कोशिश यही होती है कि जी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर फिलिंग से काम हो रहा इसको है बचाया जाए किसी भी सूरत हाल में, इसको बचाया जाए। अब देखिए ना, हम वैसे तो ऑब्वियसली वी आर मैन, अगर हमारे बाल थोड़े से कम हो जाए तो हम इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन लोग दांत ऐसे निकालते हैं जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम दांत को फुल कोशिश करते हैं कि बचाएं। उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि फिलिंग करके तो दांत बच ही जाता है। कभी कभार हम रूट कनाल भी हमें करना पड़ता है जब नर्व तक बात चली जाए और आपने जैसे कहा कि इतना शदीद पेन होता है कि इंसान की चीखें निकल जाती हैं, उस सूरत हाल में हमें रूट कनाल करना पड़ता है। लेकिन कई दफ़ा जब पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो एंटीबायोटिक्स लेके उसको मैनेज कर रहा है, डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहा, तो उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि हम दांत बचा भी नहीं सकते, तो उसमें हमें दांत को निकालना पड़ता है। जी। अब उसमें जब हम दांत को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे भी डालेंगे। हम रेकमेंड करते हैं कि पेशेंट उसमें बोन लगाए। कुछ पेशेंट लगाते हैं, कुछ पेशेंट नहीं लगाते। तो टूथ एक्सट्रैक्शन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। इम्प्लांट से भी बेहतर आपका अपना दांत है। मैंने इम्प्लांट की इतनी तारीफ की, लेकिन इम्प्लांट से भी बेहतर वो चीज़ है जो आपको नेचर ने दी है। बिल्कुल, वो आपका अपना दांत है। अगर हम उसको बचा सकते हैं रूट कनाल करके तो हम उसको बचाएंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। जी। और जैसे आप रूट कनाल की बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को ये एक बार ये बताइए, रूट कनाल असल में होता क्या है? तो रूट कनाल ट्रीटमेंट इज़ एग्जैक्टली वही है जो नाम में है। रूट के अंदर एक कनाल होता है, सुरंग होती है जिसके अंदर नर्व जारी होती है। तो हमारी यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स हैं, मैंडिबुलर नर्व है, फेशियल नर्व है। वहाँ से जो दांत छोटी नर्व निकलती हैं, वो यहाँ पे आपके दांतों को अंदर वो फीलिंग, सेंसेशन और ये सारी चीज़ें उनको एक खुराक फराहम करती हैं, कनेक्ट करती है। बिल्कुल। तो जब हम सुन करते हैं तो वो नर्व को ही हम सुन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रूट कनाल ट्रीटमेंट में कैविटी इतनी डीप चली जाती है कि वो नर्व में अब आपको ठंडा, गर्म, मीठा और ये सारी चीज़ें लगने लगती हैं और वो शॉक लगता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पेन लगता है। तो उसमें हम दांत को खोलते हैं, ऊपर से हम दांत के सुराख करते हैं सुन करके। तो पेशेंट एक गलत फहमी का शिकार है कि जी रूट कनाल बड़ा आपको पेनफुल होता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको एंटीबायोटिक पे पहले डाल दी, अगर आपको इन्फेक्शन था, उसके बाद उन्होंने आपको एक उसकी बजाय इंजेक्शन की बजाय 2 इंजेक्शन लगा दिए, तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। और हम जाके आपकी नर्व को निकाल देंगे दांत में और उसकी जगह हम एक गटा पर एक फिलिंग कर देते हैं रूट की और फिर उसके ऊपर हम क्राउन चढ़ा देते हैं। तो वो दांत फिर सेव हो गया। अब उसमें फ्यूचर में इन्फेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर रूट कनाल सही हुआ है, तभी अब ये वापस से बात आ गई इंडिया पाकिस्तान जाने की। रूट कनाल इज़ अ वेरी टेक्निकल प्रोसीजर। अगर रूट कनाल सही हुआ है तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा अनलेस पेशेंट डायबिटिक है या उसको और कोई बीमारी है। जी। और डॉक्टर साहब, फिर से टाइम हो चला है एक ब्रेक का, और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दर्शकों को ये हम बता दें, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अफरीदी जी, जो कि DDS है, दांतों के डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छी जानकारी हमें दांतों के मुताबिक वो दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला होता है कि कई बार हम कुछ लोगों के साथ जब खड़े होते हैं बात करने के लिए, तो बैड स्मेल काफ़ी आ रही होती है मुंह से। जी हाँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, बात भी उनकी पूरी सुननी पड़ती है। तो इस सूरत में क्या ट्रीटमेंट होता है या कैसे ये होता है? तो बेसिकली जो बैड ब्रेथ है या स्मेल होती है, उसको हम कहते हैं हैलिटोसिस, और उसका इलाज है। कई दफ़ा वो हैलिटोसिस की वजह जो होती है, बैड ब्रेथ की वजह होती है कि आपके दांतों के अंदर अगेन क्लीनिंग की नहीं हुई हुई, या आपके गम्स के अंदर डिजीज़ है, जो मैंने बैड बैक्टीरिया के ऊपर बात की थी, वो बुरे जरासीम फैल गए हैं जो कि स्मेल कॉज कर रहे हैं। और या फिर वो आपकी डाइट से कुछ ताल्लुक़ रखती है कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि फिर आपको बदहज़मी जो होती है उसकी वजह से आपको वो
आती है। जी तो जब पेशेंट मेरे पास आता है बैड ब्रेथ लेके, तो सबसे पहले तो मैं एक्सरे लूँगा और मैं उनको गम्स के अंदर चेक करूँगा कि उनको ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। अगर उनको ब्लीडिंग है तो मैं उसको एड्रेस करूँगा पहले, और उनको एंटीबायोटिक्स पे हम डाल देंगे क्लीनिंग करने के बाद। तो अमूमन और माउथ वॉश दे देंगे, खास किस्म का माउथ वॉश आता है, तो उससे उनका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। लेकिन अगर उससे उनका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा तो फिर उसको डाइट, फिर मैं उनको पीसीपी के पास या प्राइमरी केयर के पास रेफ़र कर दूंगा कि आपका इससे डाइट का ताल्लुक है। लेकिन उसमें दांत या गम्स दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और उसका एक और ट्रीटमेंट जो आपने देसी नुस्खे की बात की थी, तो वो ये है कि सॉल्ट वाटर रिंसेस है ना, ये नमक का पानी आजकल की उसमें हम उसको प्ले डाउन करते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इसके बड़े मफाद हैं, इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो जिनको हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है, अगर उनकी क्लीनिंग भी इतनी ख़ास नहीं है, अगर वो एवरी नाइट सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करके सोएं, लेकिन इसको हैबिट बनाएं, तो उनकी प्रॉब्लम 50% वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जी, मतलब इस चीज़ का इलाज है, ये ना समझे कि इस चीज़ का इलाज बिल्कुल, नहीं हो और सकता इसका इलाज हमें करना चाहिए क्योंकि ये एक सोशल इशू बन जाता है। और जैसे आपने कहा कि उस शख्स के पास हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। जी जी जी, और वी डोंट वांट टू बी रूड। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे दांत हर कोई चाहता था हमारे दांत सफ़ेद रहें, वाइट रहें, जी हाँ, देखने में अच्छे लगें, बिल्कुल। तो इसके लिए वाइटनिंग, टूथ वाइटनिंग लोग करवाते हैं, तो उसके लिए टीथ वाइटनिंग कैसे आप करते हैं? जी, तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हम किसी भी खूबसूरत शख्स से मिलते हैं, जी तो हमारी उनकी आंखों पर नज़र जाती है, ऑब्वियसली उनके चेहरे पे नज़र जाती है, और फिर उनके दांतों में भी जो है वो बड़ी खूबसूरती है। जी तो टूथ वाइटनिंग इज़ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है। बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ये काम कराते हैं। जी तो कई किस्म की टूथ वाइटनिंग्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि वाइटनिंग वो चीज़ है जो कि आपने करानी है एवरी नाउ एंड देन। ये हर साल कराने वाला प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि आपकी जो इनेमल होती है, जो कि आउटर लेयर ऑफ टूथ है, जो कि दांत का बिल्कुल आखिरी का हिस्सा है बाहर का, उसको ये ब्लीच करता है। तो आपको पता है कि ब्लीचिंग करने में आउटर लेयर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन वंस इन अ वाइल इट्स ओके। अगर आपकी शादी है या किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की शादी है, या आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के इंटरव्यू में जिन लोगों के दांत वाइट होते हैं, ये रिसर्च के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे रिसर्च हो चुकी है, उनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जिनके दांत अच्छे हैं, जिनकी स्माइल्स अच्छी हैं, वो लोग ज़्यादा हायर होते हैं जॉब्स पे। अब इसको आप ह्यूमन बायस कह लें, जो भी कह लें, लेकिन दैट्स द रियलिटी वी आर लिविंग इन। तो दांतों को साफ रखना। एक मैं आपको और देसी नुस्खा बताऊं कि जो बेकिंग सोडा होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एवरीडे उसको इस्तेमाल करें, लेकिन टूथपेस्ट में, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट में आप बेकिंग सोडा डाल के हफ्ते में 2 दफ़ा साफ़ कर लिया करें, है ना। और जब चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो उससे आप पानी से कुल्ली कर लिया करें जी, तो उसमें फिर कम स्टेनिंग होगी जी, उससे भी थोड़ा इससे हेल्प मिलेगी इससे। जी हाँ, और वाइटनिंग जो है वो या तो हम इन होम किट दे देते हैं पेशेंट को, जैसी फार्मेसी पे मिलती है, लेकिन हम उसको कस्टम ट्रे बनाएंगे, और फिर जो हमारी स्ट्रेंथ होगी वाइटनिंग की, वो हम आपको ज़्यादा देंगे, जो कि आपको फार्मेसी में नहीं मिलेगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑफिस में आएंगे तो हम जूम वाइटनिंग भी करते हैं। वहीं पे आपको बिठा के आपके जो सामने के 12 दांत हैं या 16 दांत हैं, हम उनकी वाइटनिंग कर देंगे 45 मिनट्स में। दैट्स ऑल्सो एंड दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन मैं भी खुद करता हूँ, अपने ऊपर भी करता हूँ, फैमिली मेम्बर्स पे भी करता हूँ, लेकिन आई यूज़ इट स्पेयरिंगली एवरी 2 ईयर्स, इस तरीके से जी। और ये इंश्योरेंस कवर करती है डॉक्टर साहब या नहीं? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इंश्योरेंस नहीं कवर करती जी। ये अपनी जेब से वो खर्च अपनी जेब से ही करना पड़ता है जी। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक देखा गया कि दांतों पे अक्सर हम देखते हैं बच्चों के मोस्टली होता है ब्रेसिस लगाए होते हैं जी। हाँ, वो कितने हेल्पफुल होते हैं? क्या उससे सही ट्रीटमेंट होता है? जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या दांतों की जो बीच में स्पेस है उसको कम करने के लिए वो किया जाता है? ब्रेसेस बेसिकली दांतों की अगेन खूबसूरती उभारने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। और दूसरी चीज़ कि अगर दांत क्राउडेड हैं, क्राउडिंग है कि दांत बड़े नज़दीक हैं और उनकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो उनको हम सेपरेट करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो उससे जो है पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म एक आसानी हो जाती है जी। लेकिन ब्रेसेस में सिर्फ एक जो ट्रिकी सिचुएशन है वो ये है कि जब आप ब्रेसेस करवाएंगे, अगर आप लेट स्टेज में ब्रेसेस करवा रहे हैं, तो फिर याद रखें कि टीथ की मेमोरी होती है। जब हमने टीथ को मूव किया, दांतों को मूव किया, तो अगर आपने अपने रिटेनर्स नहीं पहने, ब्रेसेस लगाने के बाद 2 साल के बाद आपका ट्रीटमेंट हो गया, फिर आपको वो डॉक्टर जो है या मैं आपको रिटेनर्स दूंगा,
और रिटेनर्स आपने लाइफ लॉन्ग पहनने हैं जी है ना। तो अगर मैं तो कई दफ़ा अपना चश्मा भूल जाता हूँ, है ना, तो लोग रिटेनर्स हमेशा घुमा देते हैं। जी तो अगर आपने ब्रेसेस करवाने हैं तो हमेशा आप परमानेंट रिटेनर्स अपने डेंटिस्ट से कहें कि जी हमें परमानेंट रिटेनर्स दें, जहाँ पे हमें बार बार वो एवरी नाइट लगाने और उतारने ना पड़े। जी तो वो चीज़ है जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी ये जानकारी आप जी। दांतों के मुतालिक दे रहे हैं। और एक चीज़ होती है कि कई बार हमने ये सुना है कि क्राउन चढ़ा दिया जाता है या दांत को टेढ़ा मेढ़ा या कैसे है, तो बिल्कुल। वो कितना इफेक्टिव होता है? तो क्राउन इज़ 100% इफेक्टिव। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि ख़ास तौर से हम क्राउन उस वक्त चढ़ाते हैं जब हम रूट कनाल करते हैं, क्योंकि रूट कनाल करने के बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि दांत की नर्व हमने निकाल दी जी और अब दांत डेड हो गया है, वो वहाँ पे अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, लेकिन उसको कोई खुराक नहीं मिल रही, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो जी ओवर टाइम ब्रिटल हो जाता है या वीक हो जाता है, तो आप कोई हार्ड चीज़ में बाइट करेंगे वो टूट जाएगा। जी तो उस सूरत हाल में हम क्राउन इस्तेमाल करेंगे और वो 360 डिग्री कवरेज आ जाएगा दांत जी का। तो उस पर फिर आप बादाम पिस्ते कुछ भी तोड़ें, जी आइस तोड़ें, तो वो नहीं टूटता। जी तो क्राउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दांत को बचाने का एक तरीका है जी कि इम्प्लांट तक बात ही ना पहुंचे। जी जी हाँ, जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बातें सारे आपके जो प्रोफेशन को लेके। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर अफरीदी के पर्सनल पे आता हूँ अच्छा, कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या शौक रखते हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं? तो जब इन सारे कामों को आप साइड पे रख देते हैं, क्या जी। अपने फ्री टाइम पे आप क्या करते हैं? तो मैं अपने फ्री टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि जी मेरे 4 छोटे बच्चे हैं, 7 जी से 1 साल की उम्र तक, जी तो उनकी स्कूलिंग में, उनके होमवर्क में और उनको बेसिकली उनकी एक तरबियत करने में ही इतना टाइम लग जाता है जी कि मेरे और मेरी वाइफ के लिए कोई टाइम बचता नहीं है। जी लेकिन अगर आप फिर भी मेरी हॉबीज़ पूछें तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ है जी और उसके अलावा मैं जो हूँ वो रीडिंग का शौक़ रखता हूँ, रीडिंग जी भी मैं करता हूँ और एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ सारी देसी, इंडियन, पाकिस्तानी मूवीज़ मैं देखता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मेरी वो होती है एंटरटेनमेंट, वो ट्रैवलिंग है। मैं जी चाहता हूँ कि जी दुनिया देखूँ, तो आई गो टू डिफरेंट कंट्रीज़। जी इस तरीके से पेंडेमिक से पहले ख़ास तौर से मैं डिफरेंट मुल्क देखना चाहता हूँ। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आप क्रिकेट का शौक रखते हैं, जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना तभी मेरे को क्लिक किया, वो क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ नाम है अफरीदी, जो कि एक बहुत महान बल्लेबाज। बिल्कुल, जी जी। तो अफरीदी इज़ अ बिग, आप कह लें ट्राइब। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अफरीदी एक बड़ा कबीला है पाकिस्तान में। तो इवन दो मैं पश्तो नहीं बोलता, लेकिन हमारा ताल्लुक़ वहीं से है। जब इंडिया पाकिस्तान एक थे तो उनमें एक ये इलाका गैर या ट्राइबल रीजन जो था, तो वहाँ से हमारे जो बड़े थे वो इंडिया गए थे अपॉर्चुनिटी के लिए, और फिर वहाँ से हमारे इंडिया से, तभी फिर मैं कराची में आया, है ना। वो मेरे डैड की जो बर्थ है वो इंडिया में हुई, और फिर आपको पता है जो सेपरेशन हुई तो वो फिर पाकिस्तान हम आए। तो हमारा तो ताल्लुक़ है, हमारे भी फैमिली मेम्बर्स हैं इंडिया में और सारा कुछ है। जी जी बिल्कुल, चाहे वो सरहदें बढ़ गई लेकिन एक वो जो दिल के प्यार है, बिल्कुल, एक बिल्कुल, मोहब्बत है, वो बिल्कुल, वैसे ही बरकरार है। बिल्कुल वही और है। एक लैंग्वेज है, देखिए एक लैंग्वेज खाना है। पीना एक है। जी हाँ, जी हाँ। चाहे वो सरहदें हों, लेकिन वो फिर भी वो हमें अलग नहीं कर सकते। वो हमें अलग नहीं कर सकते। जी जी, ये बिल्कुल एक इंसानियत वाला ये जो प्यार है, मोहब्बत है, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि ये कायम भी रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे तो हमें हर जगह यही नज़र आता है ना। मेरे, आप यकीन माने कि मेरे जितनी पॉपुलेशन है सारी हमारे इंडियन पेशेंट हैं, जी तो हमें नज़र आता है एवरीडे हम इस चीज़ से डील करते हैं। तो हमारा तो इस पे वो है कि जी सरहदें बढ़ जाएं, जो भी हो जाए, लेकिन लोग वो वैसे ही हैं, लोग वही रहेंगे और प्यार मोहब्बत वही रहेगा। बाद में जो भी करता है, जो भी कहता रहे। और डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी रही आज की हमारी मुलाकात। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं आपके व्यूअर्स को यही कहूँगा कि जी अपनी डेंटल केयर ना डिले करें। आपकी जो दांतों की सेहत है वो आपकी और सेहत के साथ भी टाइड है, क्योंकि जब दांतों में बीमारी फैलती है और जब लोग दांतों से अपना सही से चूइंग नहीं कर सकते, तो फिर और भी बीमारी फैलती है। अब मेरे पास जो ओल्डर पॉपुलेशन आती है, उनके दांत नहीं है, तो वो डबल रोटी को सालन में डबो के खा रहे हैं, तो उसमें कितनी गजाइयत है। जब आप सब्जियां नहीं खा सक रहे या जो भी आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा सक रहे, तो मैं ये कहूँगा कि अपनी दांतों की टेक केयर, चाहे आप इधर करें चाहे आप इंडिया पाकिस्तान में करें, लेकिन उसको बरकरार रखें, क्योंकि दांत एक दफ़ा जाएंगे तो फिर बड़े आप मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू कि आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी और इतनी इज्जत दी
मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपके ऑडियंस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी। थैंक यू सो मच। जी, और दर्शकों, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपकी चेहरे की मुस्कुराहट कायम रहे और उस मुस्कुराहट के पीछे जो राज है आपके दांत कायम रहें, आप उनकी हमेशा टेक केयर करते रहें और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हर कोई तंदुरुस्त रहे। और दर्शकों, हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं info@justbroadcasting.com और vikram@justbroadcasting.com। और कल मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम जी सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।